ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस खास मुलाकात में स्वागत है। हमारे साथ में बातचीत हम कर रहे हैं गुलाब चंद कटारिया जी से। कटारिया साहब, विधानसभा में आपकी पार्टी के नेता ही ये शिकायत करते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता आपकी तरफ से। इस बारे में चिट्ठी भी लिखी गई है, मामला प्रदेश प्रभारी तक भी गया था। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं था। मैंने उनको उसी समय विधानसभा में हमारी जो विधायक दल की मीटिंग थी, जिन लोगों ने दस्तखत करके एक कागज़ भेजा था, मैंने कहा आप में से केवल कालीचरण शराफ के अलावा तो किसी ने कोई नोटिस ही विधानसभा में नहीं दिया, तो बोलने का मौका कैसे मिलता। और कालीचरण जी ने जब दिया तो उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन उनको तो किसी बात को कहना था, उनकी बात में दम नहीं था। जिन लोगों ने दस्तखत किए उनमें से एक भी मेरी बात का जवाब नहीं दे सका। आप में से किसी ने भी कोई नोटिस दिया हो विधानसभा के किसी फ्लोर पर और आपने चाहा हो कि हम बोलना चाहते और नहीं बोलने दिया, तो ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं। वो सारे नाम पढ़ दिए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो एक भी जवाब वहाँ नहीं दे पाया। केवल और केवल कालीचरण जी का एक नोटिस था, कालीचरण जी को उस नोटिस पर तो बोलने का मौका मिला। लेकिन सब विधानसभा में 70 लोग हैं, सबको ही समाहित करना पड़ता है और इसलिए समय का डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। कोई ये चाहे कि मैं बहुत सीनियर हूँ इसलिए रोज़ बोलूँ, ये तो संभव नहीं होगा। जो नए लोग हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड देख कर के कोई भी बताए कि मैंने विधानसभा के फ्लोर पर अपने जितने मेंबर्स को हाउस में बोलने के लिए अवसर दिया, उतना पुराने रिकॉर्ड से कोई मिला करके मुझे बता दे कि वास्तव में ऐसा मौका मिला। पहले क्या कि कुछ ही लोग बार बार बोलते थे, हमने उस पर जरूर किया कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुद्दे पर कोई शिकायत नहीं, उसके बाद कोई शिकायत नहीं। आपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी कि मैं इस्तीफे देने को तैयार हूं। उसी दिन मामला खत्म हो गया। उस समय सबकी उपस्थिति में उस पत्र को मैंने ही निकाल के बोला, वो नहीं बोले थे। मैंने कहा ये आप लोगों ने पत्र लिखा, ये आपके दस्तखत है, आप में से ये बता दो कि आपने कभी नोटिस दिया है क्या कि हम इस पर बोलना चाहते हैं, ये विषय है। चलिए, विधानसभा में तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी में बाहर गुटबाजी, बयानबाजी साफ नज़र आ रही है। एक पार्टी खेमों में बटे हुए नज़र आ रही है। बतौर सीनियर लीडर, बतौर नेता प्रतिपक्ष, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, मैं सोचता हूँ जिस गुटबाजी को आप बार बार कह रहे हैं, गुटबाजी के बारे में वसुंधरा जी कहते हैं, उनके कभी एक शब्द नहीं बोले, उन्होंने कभी किसी विषय पर एक बात नहीं कही पार्टी के बारे में। तो ये इनके केवल उनके जो लोग ये सोचते हैं कि हम उनकी अगर तरफदारी करेंगे तो हमारी कहीं मार्किंग बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ बीजेपी में चाहे गुलाब चंद कटारिया हो चाहे कोई भी हो, इस पार्टी लाइन को छोड़ करके किसी ने भी प्रयोग किया ना, उसको सफलता नहीं मिली है। कल्याण सिंह जी से ज़्यादा सशक्त तो हमारे पास प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सेकंड लीडर था, लेकिन उन्होंने भी जब पार्टी की लाइन को डाकने की प्रयास किया तो पार्टी से गए और वापस घूम करके पार्टी में आना पड़ा। हमारा संगठन व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, हम विचारधारा आधारित और लाखों कार्यकर्ताओं की शक्ति से बना हुआ संगठन है, किसी एक व्यक्ति के परिवार से बना हुआ संगठन नहीं है। इसलिए किसी को ये अहंकार भी नहीं रखना चाहिए कि मेरे बिना गाड़ी नहीं चलेगी। इस गाड़ी तो सबके सहयोग से चलती है और चलती रहेगी। ये विचार नहीं करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि जिस पार्टी में हम आए हैं वो देश के लिए आए हैं, अगर उसका ध्यान रख करके काम करेंगे तो कोई अड़चन नहीं आएगी। अभी तो चुनाव में वैसे भी 2.5 साल हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर के जो कश्मकश है, जो एक खींचतान है, वो अभी से शुरू हो गई है। नहीं, कशमकश नहीं है। क्या है कि उधर जो बवाला होता है ना, उस बवेलों को कोई योजनाबद्ध तरीके से इधर भी बवेला खड़ा करके बैलेंस करने का काम करता है, जबकि कोई बवेला नहीं होता है। लेकिन वो ये देते हैं कि भाई उधर कुछ हो रहा है तो इधर भी कुछ हो रहा है। आप लोगों को भी एक माध्यम मिलता है रोज़ ये हमारी तुलना करने का। बीजेपी में ऐसा कुछ होता नहीं है, और कोई चाहे कि मैं करूं तो भी वो सफल नहीं हो सकता। तो एक बार आपने भी कहा था कि जैसा जरूरी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष ही सीएम फेस हो। कोई जरूर नहीं। आज दिन तक कितने ही ऐसे सीएम बने जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने तो ही बन गए, और ऐसा नहीं है कि जितने प्रदेश अध्यक्ष बने वो सारे के सारे सीएम बन गए हों। मोहनलाल जी शर्मा तो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, पर उनको सीएम बनने का मौका नहीं मिला। ललित जी भी रहे, उनको भी नहीं मिला। रामदास जी भी रहे, उनको भी मौका नहीं मिला। मैं भी रहा, मौका नहीं मिला। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर अध्यक्ष सीएम ही बनेगा। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जिसकी पार्टी की हाईकमान या वहाँ का संसदीय बोर्ड सोचता है उसको नाम को करते हैं, हम सब उसको स्वीकार करते हैं। मंत्रिमंडल का जो परिवर्तन हुआ, क्या हिंदुस्तान में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को बना करके जनता को, है ना, जो सरकार का
काम है वो ठीक प्रकार से जाए, ये उनकी पहली प्रायोरिटी थी। उनके नज़दीक के लोगों को भी उन्होंने इस काम के लिए अलग करते हुए भी नई टीम बनाई है। तो ये उदाहरण है ना, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, बाकी पार्टियों में संभव है ही नहीं। तो 2023 से पहले क्या आप अपने यहाँ प्रदेश बीजेपी में भी कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः हमारी वर्किंग ठीक प्रकार से चलती है, सब लोग मिलकर के करते हैं। फिर भी केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई महसूस करेगा कि कोई बदलाव करना है अच्छे रिजल्ट के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो वो उनको पूरा अधिकार है, वो हमारी टीम से बात करके जैसा भी चाहे वैसा करें। या पार्टी में आपके बार बार ये कहा जा रहा है 75+ के जो है लोग हैं वो उसमें अब उनको एक अलग भूमिका में होना चाहिए। आप अपने आप को फिर किस भूमिका? मैं तो बिल्कुल पार्टी की लाइन का 100% पालन करूंगा। जो पार्टी का आदेश होगा उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो आदमी का शरीर और जो शक्ति है वो छोटी उम्र में वो अधिक काम कर सकता है, अधिक घंटे बैठ सकता है, अधिक काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। फिर भी पार्टी जैसा उचित समझेगी मैं उसका पूर्णतः पालन करूंगा। कहीं भी शंका और कोई प्रश्न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आज भी आदेश दें कि आपको ये काम करना है तो वो काम करें। और अभी आपने गुटबाजी और बवेले की बात की थी कि कांग्रेस में बवाला चलता है और उसको यहाँ करने के लिए बीजेपी की तरफ भी होता है। एक शब्द चला था ऑपरेशन लोटस, कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत जैसे एमपी में सरकार पलट दी गई थी वैसे राजस्थान में करना चाहिए। देखो, संभव नहीं राजस्थान में। कोई भी सोचता है, कोई विवाद करता है। एमपी में क्या है, 5 का ही डिफरेंस था और इसके कारण से कुछ हो सकता था। कर्नाटक में भी इसी प्रकार से डिफरेंस जो है ना, जिनके बीच में था, हमारा सबसे बड़ा दल था लेकिन फिर भी नहीं। तो ऐसी जगह हो सकता है। अब यहाँ 34 का डिफरेंस है, इस 34 का डिफरेंस बीजेपी तो पूरा नहीं कर सकती। तो जब तक वो आपस में लड़ मारे नहीं, जब तक वो आपस में नहीं टूटे, जब तक हम तो कुछ कर नहीं सकते। तमाशा वो कर रहे हैं, माथे हमारे मंड रहे हैं। तो इसीलिए मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं आपके नेता। क्या रणनीति बदल गई है? देखो, मैं सोचता हूँ कि इस सरकार की जिस ढंग से चल रही है आपस की खींचातानी कारण से, वो सरकार का काम जो जनता को मदद मिलती है वो नहीं मिल रही। ये सच है। कोई इसको समझना चाहे तो समझे, ना समझना चाहे। जब इस प्रकार की कमज़ोर सरकारें होती है तो उसका नुकसान जनता भुगतती है, पार्टियां नहीं भुगतती है। और मैं सोचता हूँ इस लड़ने से अच्छा तो यह है कि आप मैंडेट लेने के लिए चले जाओ, ताकि आपको जिसको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि पायलट को दम है, वास्तव में वोटों का दम तो उसमें है। 21 से आपको 100 तक ले आया वो, लेकिन आप उसको नकारा और नाजोगा कहते हो। ये तो कोई पार्टी का तरीका नहीं है। एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में एक इतना पुराना व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, इससे ज़्यादा और क्या दुख हो सकता है। कटारिया जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पार्टी में बाहर गुटबाजी, बयानबाजी साफ नजर आ रही है।